हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधिमान क्लासेस। और आज का टॉपिक वहीं से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। पिछली वाली वीडियो में मैंने जाइगोटीन तक एंड पैकिटीन तक करा दिया था। अब इस वाली वीडियो में मैं डिप्लोटीन से स्टार्ट करूँगी। डिप्लोटीन क्या है? जो प्रोफेज 1 बताया था मैंने, मियोसिस 1 का, उसी का एक पार्ट है डिप्लोटीन। उससे पहले मैंने कुछ फेजेस बताए थे प्रोफेज 1 के अंदर ही, जैसे कि लैप्टोटीन, फिर उसके बाद कौन सा था, जाइगोटीन, पैकिटीन, और उसके बाद आता है डिप्लोटीन। अगर आपको ये याद नहीं है तो पिछले वाली वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से विद डायग्राम्स। तो मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ कौन सी स्टेज, डिप्लोटीन। और ये किसकी स्टेज है? ये स्टेज है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। सो डिप्लोटीन में क्या होता है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इससे पहले वाली स्टेज हमने कहाँ तक क्या क्या देखा है। पहले वाली स्टेज में जो पैकिटीन होता है उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो चुका था क्रोमोसोम के बीच में, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है। और दूसरी चीज क्या हुई थी उसके अंदर, जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है दो क्रोमोसोम के बीच में, वो कंप्लीटली फॉर्म्ड हो चुका था। तो अब क्या है, ये जो दो क्रोमोसोम है उनका सेपरेट होना है, उनको एक दूसरे से सेपरेट होना है, क्योंकि मेन काम हो चुका है क्रॉसिंग ओवर का। तो इस वाली जो ये वाली स्टेज है डिप्लोटीन की, उसमें क्या होता है, मैं यहाँ पर भी क्रोमोसोम से ही आपको एक्सप्लेन करूंगी। जो आप समझ लेना कि जो बाहर का स्ट्रक्चर है, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर एनवलप है वो बाद में डिसइंटीग्रेट भी होना है, और बाहर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। सिर्फ मैं न्यूक्लियस के अंदर जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है जिनके पेयर बन चुके थे, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ था इससे पहली वाली स्टेज में। अब इसकी साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है डिप्लोटीन के बाद, तो इसका जो है ब्रेक होगा। ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था वो हो जाएगा उसका ब्रेक डाउन। सो ये हो गए होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब इन दोनों के बीच में क्या था, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था, वो मैं डिसइंटीग्रेट होता हुआ दिखा रही हूँ। ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, पहले पूरा का पूरा प्रेजेंट था। यहाँ पे ये जो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुका था, ये वाला सेगमेंट इसका इस पे चला गया, और इस वाले का सेगमेंट जो है इसके ऊपर आ चुका है। तो यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर होगा जो मैंने पिछले वाली स्टेज में कराया था। अब क्या होता है कि जो डिप्लोटीन स्टेज है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है सेपरेट जब होते हैं तो एक ही प्लेस पर वो अटैच रह जाते हैं और एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये जो दोनों आर्म्स है ना, जैसे एक आर्म ये हो गई और एक आर्म ये हो गई, मतलब ये क्या है, ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर ये फॉर्म करती हैं। ये मैं क्या दिखा रही हूँ, ये दिखा रही हूँ मैं क्रॉसिंग ओवर। एक सेगमेंट इसका इधर आ चुका है और इसका कहाँ चला गया है, इधर। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे से टर्मिनल एंड पर जुड़ी रहती हैं, थोड़ा नीचे रहता है वो। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो ये फॉर्म हुआ है, इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज क्याजमेटा। क्याजमेटा। तो ये याद होना चाहिए कि क्याजमेटा क्या है, जहां पर दो क्रोमोसोम की जो नॉन सिस्टर, ये कौन सी है, ये तो होती है सिस्टर क्रोमेटिड। क्या होती है ये, सिस्टर क्रोमेटिड। मैंने पहले भी आपको ये नाम बताया होगा कि जो एक क्रोमोसोम है इसके साथ सेंट्रोमेयर से जो जुड़ी रहती है वो क्या होती है, सिस्टर क्रोमेटिड। इसमें भी ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन अगर इसकी और इसकी हम बात करें तो क्या हो गया, ये होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उसको क्या कह दिया है, क्याजमेटा। ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो दोनों यहाँ पर अटैच हैं, ये आपस में और ज्यादा खुल जाएंगे, ये दोनों सेपरेट होने की कोशिश करेंगे और सिर्फ टर्मिनल एंड पर दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से खींच दूं तो यहाँ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है और मैं दोनों जो क्रोमोसोम है उसको खींच रही हूँ, तो टर्मिनल एंड पर ही, ये टिप पर ही अटैच रहेंगे। तो मतलब क्या हुआ इस चीज का, इसको कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। एक और टर्म यहाँ पर नया है, टर्मिनलाइजेशन क्या होता है, कौन सी स्टेज के अंदर होता है।
पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या होता है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए जैसे क्रोमोसोम होते हैं ना, ये इनके टर्मिनल एंड को क्या कहते हैं, इनके टर्मिनल एंड को, ये वाले जो टर्मिनल एंड्स हैं ये कहते हैं इनको टीलोमेर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में ये आएगा, ये आ गया समझ में कि डिप्लोटीन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं प्रोफेज 1 की, इसको कहते हैं डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, जो भी प्रोसेस लेट प्रोफेज में हो चुका होता है वो अब किस में हो रहा है, वो हो रहा है डाइकाइनेसिस के अंदर। अब डाइकाइनेसिस कैसे, क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर। पहला, जो न्यूक्लियर एनवलप है, एनवलप वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट, खत्म हो जाएगा न्यूक्लियर एनवलप, क्योंकि न्यूक्लियर एनवलप की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो प्रेजेंट होता तो दोनों जो क्रोमोसोम पेयर हैं होमोलॉगस, जब वो सेपरेट होते और पोल्स की तरफ जाते तो वो एक तरीके का ऑब्स्टेकल वहां पर लाता उनके पाथ में, तो इस वजह से न्यूक्लियर एनवलप इज नॉट रिक्वायर्ड। दूसरी चीज, जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे जो भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, ऑर्गेनेल्स डिसअपियर। न्यूक्लियोलस ये भी डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस, सॉरी न्यूक्लियोलस, इलियोलस ये डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ एक और चीज होगी कि जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो एक पॉइंट पर अटैच रहेंगे। इस पॉइंट को क्या कह दिया है, टीलोमेर, जो एंड पॉइंट होता है वहां पर अटैच रहते हैं। सो क्रोमोसोम्स still attached at telomere। सो एंड वाले पॉइंट से अभी भी ये अटैच रहेंगे डाइकाइनेसिस स्टेज के बाद भी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है, ये हो गया प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 का एंड। यहाँ पर प्रोफेज 1 खत्म हो गया है। इसके बाद कौन सी स्टेज आती थी, पी मैट से आप याद कर सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। ठीक है, तो इसके बाद आती है मेटाफेज स्टेज। जैसे माइटोसिस में मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पर अलाइन हो जाते हैं, वो मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, और फिर वो वहां से सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होती है। यहाँ पर क्या होता है मेटाफेज स्टेज में, मेटाफेज 1, इसमें क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या इसमें प्रोसेस होता है। सपोज ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये क्रॉसिंग ओवर हो चुका था इनके बीच में, तो वो मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। इसके ऊपर था और मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। ठीक, ये आ गया समझ में। यहाँ पर सिर्फ टर्मिनल एंड से अभी भी जुड़े हुए हैं मेटाफेज स्टेज में भी। ठीक है, अब आती है बात कि कितने पेयर ये ऐसे होते हैं। अगर हम जूम करके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखें, पूरा ये होता है सेल। ठीक है, ऐसे ही 22 पेयर जो है क्रोमोसोम के ऐसे अलाइन हो जाते हैं सीधा मेटाफेजिक प्लेट, और ये जो प्लेट होती है उसको क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है उसका फॉर्मेशन प्रोफेज स्टेज में ही हो जाता है, और एट द एंड वो पोल्स की तरफ उसका शिफ्टिंग हो जाता है। तो यहाँ पर ये मैं क्या बता रही हूँ, ये है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। इसके अंदर क्या है, ये है सेंट्रियोल। इधर भी ऐसे ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। इसका काम क्या होता है, इन दोनों क्रोमोसोम को पोल्स की तरफ खींच लेना विद द हेल्प ऑफ क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बने होते हैं, मैंने बताया था, ये ट्यूब्यूलिन नाम की प्रोटीन से बने रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन सारे क्रोमोसोम के ऊपर
एक तरीके की प्रोटीन प्रेजेंट रहती है और इस प्रोटीन का क्या नाम है, इस प्रोटीन को कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, ये नाम बहुत जरूरी है, याद कर लेना। काइनेटोकोर क्या है, काइनेटोकोर एक ऐसी हुक लाइक प्रोटीन है जिससे क्या होता है, यहां से माइक्रोट्यूब्यूल आती हैं और इनसे जुड़ जाती हैं, ठीक है। वैसे ही जितने भी क्रोमोसोम ये अलाइन है सबके साथ ये जुड़ जाती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे 23 पेयर ऐसे अलाइन हो जाते हैं, समझ आई बात। और ऐसे ही इस साइड से, ठीक। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है इनका क्या नाम है, इनका नाम है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। क्या कहते हैं इनको, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। और इनसे इस साइड से भी ऐसे निकली रहती हैं, इनको कहते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। These are called astral microtubule। ये मैंने आपको माइटोसिस में भी बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल दो तरीके की है, वन इज पोलर एंड अदर इज एस्ट्रल। पोलर जो है अटैच टू काइनेटोकोर और एस्ट्रल अटैच नहीं रहती है। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम का अलाइनमेंट हो जाता है सीधे मेटाफेजिक प्लेट पर। तो ये कौन सी जो लाइन मैंने मार्क की है वो क्या है, मेटाफेजिक प्लेट। समझ आई यहाँ तक बात। तो मेन चीज क्या है कि जो क्रोमोसोम है अभी भी यहाँ पर टीलोमेयर से अटैच है। नेक्स्ट चीज आती है कौन सा फेज है उससे अगला, इससे अगला फेज है एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होता है, मेन चीज एनाफेज 1 आपने उसमें देखा होगा कि जो माइटोसिस है उसमें एनाफेज में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, एक ही यहाँ पर क्रोमोसोम है और सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पर होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे। तो ये वाला जो क्रोमोसोम है ये इस साइड मूव करेगा, ये वाला क्रोमोसोम इस साइड मूव करेगा, अटैचमेंट खत्म हो जाएगा इनके बीच में से। तो मैं वही चीज यहाँ पर दिखा रही हूँ। सो ये जो एनाफेज होता है उसमें क्या होता है, ये क्रोमोसोम एक हुआ और ये हुआ यहाँ पर दूसरा क्रोमोसोम। अभी भी ये माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ी है क्योंकि इनका काम है इनको पोल्स तक पहुंचाने का। सेपरेशन हो चुका है यहाँ पे एनाफेज में। तो मेन चीज क्या हुई एनाफेज के अंदर कि जो टीलोमेयर है जहां से वो अटैच थे क्रोमोसोम दोनों, वो दोनों सेपरेट हो चुके हैं अब और पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये हुआ किसके अंदर, एनाफेज 1 के अंदर। अब जो टीलोफेज है, लास्ट वाली जो फेज है इसकी, टीलोफेज 1, जो माइटोसिस है, सेल को एकदम से डिवाइड करना है, ठीक है, साइटोकाइनेसिस उसके अंदर होना है। लेकिन यहाँ पर सेल को डिवाइड नहीं करना है बल्कि क्या करना है, मियोसिस सेकंड के अंदर जंप करना है। तो इस फेज में माइटोसिस के अंदर क्या था, उसका एक्सटेंशन हो रहा था क्रोमोसोम का। तो क्रोमोसोम का दोबारा क्रोमेटिन का फॉर्मेशन हो रहा था क्रोमोसोम से। किस फेज में, टीलोफेज में माइटोसिस के। यहाँ पर ये काम क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेल को किस में जाना है, दोबारा से मियोसिस सेकंड में जाना है। तो दोबारा से उसको कंडेंसेशन करना पड़ेगा प्रोफेज सेकंड में, मियोसिस सेकंड के, ठीक है। तो इस वजह से कंप्लीट उसका एक्सटेंशन नहीं होता है क्रोमोसोम का, कुछ हद तक ही हो पाता है और फिर वो इंटरकाइनेसिस स्टेज में चला जाता है। इंटरकाइनेसिस क्या है, अब ये इंटरकाइनेसिस एक ऐसा स्टेज है जो मियोसिस 1 और मियोसिस सेकंड के बीच में आता है। तो अब ये जब क्रोमोसोम है वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं, वो बिल्कुल पोल्स तक पहुंच चुके हैं। ये पहुंच गए हैं बिल्कुल पोल्स तक। और ये इस साइड आ चुका है। ऐसे ही 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर आ गए, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर आ गए। एक से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसको, समझ आई ये बात।
अब जो ये माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर एक तरीके की प्रोटीन काम करती है जो इन दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है। इन प्रोटीन का नाम क्या होता है? मोटर प्रोटीन, मोटर प्रोटीन। और ये एग्जाम्पल क्या है? काइनेसिन, काइनेसिन और डाइमीन। समझ आई बात? ये प्रोटीन होता है जो इनके सेपरेशन में, या तो सिस्टर क्रोमेटिड के यहाँ पर सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, तो ये इस वजह से ये जो है मोटर प्रोटीन यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। समझ आई बात कि टीलोफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है। अब आती है बात कि जो मियोसिस सेकंड है वो क्या होता है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मियोसिस वन। एक बार सबसे पहले मैं देख लेती हूँ, इसको रिवाइज करा देती हूँ मियोसिस को, मियोसिस वन को क्या क्या चीजें इसमें मैंने पढ़ाई हैं आपको। उसके बाद फिर हम मियोसिस सेकंड पे जाएंगे। तो इसमें मैंने क्या क्या चीजें बताई। इसमें मैंने बताई प्रोफेज वन होता है, फिर मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है और टीलोफेज होता है। वन किसका? मियोसिस वन का। इसके अंदर कौन कौन सी स्टेज आती हैं? ये आती हैं लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, देन डिप्लोटीन, उसके बाद डाइकाइनेसिस। समझ आई? तो मैंने जो ये लैप्टोटीन स्टेज है उसमें क्या बताया था कि जो क्रोमोसोम है उसका कंडेंसेशन लैप्टोटीन में शुरू होता है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, बुके शेप स्ट्रक्चर दिखता है, तो ये आ गई किसकी बात? लैप्टोटीन की बात। जाइगोटीन में क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम है एक दूसरे के पास आते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस में कौन हेल्प करता है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है। अब इस स्टेज में तो वो बनना स्टार्ट हुआ है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। पैकाइटीन स्टेज में पूरा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बिटवीन द टू क्रोमोसोम वो बन जाता है। फिर क्या होता है? उसके बाद पैकाइटीन में मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? वो होता है क्रॉसिंग ओवर का। क्रॉसिंग ओवर इसमें हो जाएगा, सेगमेंट एक सिस्टर क्रोमेटिड का दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द अदर होमोलॉग उस पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। उसके बाद आता है डिप्लोटीन। जब दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम का काम कंप्लीट हो गया है क्रॉसिंग ओवर का, तो एक दूसरे से सेपरेट होंगे, तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेट हो जाएगा डिप्लोटीन स्टेज में। फिर उसके बाद कौन सी है? डाइकाइनेसिस। जो भी चीजें लेट प्रोफेज में होती हैं वो डाइकाइनेसिस के अंदर होती हैं। न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। दूसरा चीज क्या होगी इसके अंदर कि जो ऑर्गेनेल्स हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे और जो भी क्रोमोसोम दो अटैच्ड हैं वो अभी भी अटैच्ड होंगे टीलोमेयर पोजीशन पे। ठीक है, अब आती है मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज में मेटाफेजिक प्लेट पर सारे के सारे क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे क्योंकि उनको सेपरेट होना है और एक अलाइनमेंट में मेटाफेजिक प्लेट पर प्रेजेंट रहेंगे, तो अभी भी अटैच्ड है। एनाफेज में इनका अटैचमेंट खत्म हो जाएगा और दोनों सेपरेट हो जाएंगे। टीलोफेज में बिल्कुल ये पोल्स की तरफ पहुंच जाएंगे। इनको सेपरेट करने में माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करती हैं और माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मियोसिस वन। फिर आती है कौन सी स्टेज आती है नेक्स्ट? मियोसिस सेकेंड। अब एक और चीज मैंने टीलोफेज इसमें बताई थी वन में कि जो क्रोमोसोम है उसका एक्सटेंशन नहीं होता है, उसका वो कंडेंस्ड फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है। माइटोसिस में उसका एक्सटेंशन हो जाता है और वो क्या बन जाता है? क्रोमेटिन। ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि सेल को दोबारा से वो काम नहीं करना है प्रोफेज वन में। किसकी? प्रोफेज वन नहीं, प्रोफेज सेकेंड, मियोसिस सेकेंड का। उसमें इसलिए उसको ज्यादा काम ना करना पड़े, वो ऐसा कंडेंस्ड ही फॉर्म में रहता है टीलोफेज वन में। समझ आई बात? फिर आती है कौन सी स्टेज? मियोसिस सेकेंड। ये बिल्कुल ही आपने जो माइटोसिस वाला टॉपिक है ना, अगर अच्छे से किया होगा तो आपको इसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने वो नहीं किया है तो एक बार आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, माइटोसिस वाली, क्योंकि ये जो मियोसिस सेकंड है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। सो सिमिलर टू माइटोसिस। क्यों सिमिलर है पहले मैं ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे जाएंगे।
यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होने की बजाय जो मियोसिस 1 में हुआ है वो रिडक्शन हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम का। यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगी। क्या सेपरेट होंगी? सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड अगर सेपरेट हो रही हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम के। और जो सिस्टर क्रोमेटिड है एक ही सेंट्रोमेयर से जुड़ी होती है, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ना है किसके ऊपर? नंबर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम। ठीक, ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे मैं पूरा का पूरा ये दिखाती हूँ आपको कि क्या इसमें फेजेस होते हैं। जैसे माइटोसिस में मैंने बताया था कौन कौन से पी मैट होता है, वैसे ही मियोसिस सेकंड में पी मैट होता है, पी मैट। प्रोफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड, इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है उसका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है प्रोफेज सेकंड में, फिर ये मेटाफेज पे अलाइन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सेल है, जैसे ये क्रोमोसोम यहाँ तक पहुंच चुका था, ये वाला क्रोमोसोम यहां तक पहुंच चुका था। अब ये सेल डिवाइड होने की बजाय क्या करता है? डिवाइड नहीं होता और डायरेक्ट मियोसिस सेकंड में पहुंच जाता है। तो ये वाला जो सिस्टर क्रोमेटिड है यहां पर इसका क्या बन जाएगा? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। अगर मैं यहाँ पे ये बताऊं, जैसे फिर ये क्या होगा? मेटाफेज प्लेट पर अटैच होगा और ये वाली जो प्लेट है, सॉरी ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये इस वाली तरफ जाएगा। अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, माइटोसिस भी पढ़ा होगा, ये भी एक बार देख लीजिए कि जैसे ये सेपरेट हो चुका है, आधे मतलब 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस साइड आ गए, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस साइड आ गए। सेल का डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। अब क्या है? मियोसिस सेकंड में मैंने क्या बताया कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगी। प्रोफेज में क्या होगा? ये जो कंडेंसेशन शुरू होगा, कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाएगा। मेटाफेज में सारे के सारे ऐसे 23 के क्रोमोसोम 23 यहाँ पर ऐसा मेटाफेज में अलाइन हो जाएंगे सीधे, ठीक है। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये ऐसे अटैच हो जाएगी इसके साथ, ठीक। उसके बाद क्या होता है? ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये किस में हुआ? ये हुआ मेटाफेज स्टेज में। एनाफेज स्टेज में क्या होता है कि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। तो एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर चला गया, एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर चला गया, ऐसे। इस वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड कहाँ पर चली गई है? पोल्स की तरफ जब चली जाएंगी तो टीलोफेज स्टेज में होगा। तो ये यहाँ पर जब पहुंच जाएगी तो ये कौन सी स्टेज हो जाएगी? ये हो जाएगी टीलोफेज। समझ आ रही है बात? क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये कहाँ तक पहुंच गई? पोल्स तक। वैसे ही अगर मैं इस वाले उसमें सेल में बात करूं तो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर 2 बन गए, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुई, मेटाफेज एक प्लेट पर पहले जुड़े अलाइन होंगी, फिर उसके बाद एनाफेज में दोनों सेपरेट होंगे एक दूसरे से, और टीलोफेज में कहाँ पहुंच जाएंगी? पोल्स पर पहुंच जाएंगी। तो ऐसे ही यहाँ पर कितनी सिस्टर यहाँ पर कितने हो गए? 23 हो गए क्रोमोसोम, यहाँ पर भी 23 हो गए, यहाँ पर 23 और यहाँ पर 23, और एक सेल ये बना, दूसरा सेल ये बना, तीसरा ये बना और चौथा ये बना। अब इन सेल का क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस। ये 4 सेल इस तरीके से फॉर्म होते हैं किसके अंदर? मियोसिस सेकंड के बाद, ठीक है। समझ आ गया होगा? जो टीलोफेज 1 है उसके जस्ट बाद क्या नहीं होता है? जो साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, सेल का डिवीजन नहीं होता है। जब ये पोल्स पर क्रोमोसोम चले जाते हैं दोबारा से माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बनते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होती है मियोसिस सेकंड में, इस वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम इन दिस प्रोसेस, और ये माइटोसिस की तरह बिल्कुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सेल बन गए हैं? 4 सेल आर फॉर्म्ड, और कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये n से भी इसको मार्क कर सकते हैं।
बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा आपको, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में इसको समझा रही हूँ विद डायग्राम्स। तो ये हो गया मियोसिस सेकेंड। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड, इससे बहुत ज़्यादा चांस है क्वेश्चन, कम से कम 4-5 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं टॉपिक से, सेल साइकिल के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में इस टॉपिक से, सेल साइकिल से, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। सेल साइकिल क्या मैं बताने वाली हूँ, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगी और उसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे रेगुलेशन। रेगुलेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ही पार्ट है कि सेल साइकिल तो हो गया है, उसको रेगुलेट कैसे किया जाए, कि कैसे वो जो भी सेल साइकिल के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं वो सही तरीके से होंगे, वो भी कुछ रेगुलेट किया जाता है बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सीडीकेस, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो आज की जो वीडियो है यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।